स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट मींस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। उसमें हम लोगों ने काफी सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस की हैं। रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया और काफी सारे इफेक्ट देखे। बाद में हम लोगों ने बात की थी अपनी एरोमेटिसिटी की और उसको कैसे हम किसी कंपाउंड पे अप्लाई करके ये चेक करते हैं कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। ये सारी चीजें डिस्कस की और हम उसके बाद मूव करे थे। कहीं ना कहीं हम लोग जीओसी के एंड वाले पोर्शन की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पे शुरुआत किए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, कंडीशंस क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसमें से दो में से एक टाइप लास्ट लेक्चर में शुरू किया था। दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला, बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आएगा। अगर मॉलिक्यूल एक ही हो और उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, उसे आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैंने लिया था, आप में से कई बच्चे बायोलॉजी पढ़े होंगे, तो उसमें से आप लोग बोलते हैं एक होता है इंट्रासेल्युलर किसी चीज की स्टडी करना, एक होता है इंटरसेल्युलर स्टडी करना। तो जो सेल होती, जैसे मान लीजिए ये है, यहां पे कोई चीज प्रेजेंट है, इसकी स्टडी करना क्या होगा, इंट्रासेल्युलर होगा। सेल है और उसके अंदर की स्टडी इंट्रासेल्युलर हो गई। और एक दूसरी सेल हो और उन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है यहां पे, उसके बीच की अगर स्टडी की जाए तो इंटरसेल्युलर होता है। तो इंटरसेल्युलर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसके बहुत सारे एग्जांपल वाटर, HF और साथ ही में हमारे NH3 हो गया, या और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल थे जिनको हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा था। लेकिन अगर हम आज बात करेंगे, वो आज का टॉपिक जो है आपका, वो है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या कह लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सेकंड पार्ट जो कि बचा हुआ था, अभी जस्ट बचा है। इंट्रा मतलब क्या होता है, विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल। और इंटरमॉलिक्यूलर अगर शॉर्ट में बोला जाए आपके लिए तो इंट्रा मॉलिक्यूल, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर, दूसरा है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसका मतलब होता है, ये ऑलरेडी बता चुका हूं, बस यहां पे ब्रीफ दे रहा हूं। इंट्रा का मतलब होता है विद इन अ मॉलिक्यूल, विद इन ए मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल के ही अंदर, और दूसरा होता है इन बिटवीन अ मॉलिक्यूल। सेकंड का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल। चलिए, ये चीज आपको नोट करके रखनी है क्या होता है। अब अगर याद करिए, इंटरमॉलिक्यूलर के मैंने काफी सारे अभी जैसे ही नाम लिया है, जैसे वाटर था, अमोनिया था, HF था, अल्कोहल था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, ये सारी चीजें हमने देखी थी। वो कैसे थे, इंट्रामॉलिक्यूलर थे, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर थे। और याद करिए लास्ट लेक्चर पे एक एग्जांपल दिया था इंट्रामॉलिक्यूलर का। वो कौन सा एग्जांपल था, इंट्रामॉलिक्यूलर का मैंने एग्जांपल दिया था, वो था ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल में क्या है, ये OH है, दैट मींस ये फेनॉल है। ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, आपको पता है नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2 होता है। NO2 में ये निगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा निगेटिव और ये डेल्टा पॉजिटिव होता है। उसी तरह ये भी डेल्टा निगेटिव है। इसके बीच में क्या देखने को मिलेगा, डॉटेड लाइन से हम लोग जो दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कई सारी चीजें हम लोगों ने पहले ही देख चुके हैं, कि जो कि सिंबल्स वगैरह की बात करते हैं। एक ये सिंबल था, एक ये वाला सिंबल सीख चुके हैं, ये वाला हम लोग देख चुके हैं, ये वाला देख चुके हैं। अब देखिए ये कौन सा होता है, रिएक्टेंट कंप्लीटली चेंज हो जाए प्रोडक्ट में। ये वाला एरो किसके लिए रिप्रेजेंट करता है, ये रेजोनेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या कहता है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला होता है। ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने का है। ये सारे हम सिंबल पहले ही सीख चुके हैं। सिमिलरली यहां पे अगर हम बात करते हैं, डॉटेड लाइन अगर कहीं पे दिखाई गई है, वहां पे आप बोल सकते हो वो क्या है, पार्शियल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उसको हम डॉटेड
लाइन से दिखाते हैं। और अगर यहां की आज के टर्म्स में बात कर लें तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जनरली ये पार्शियल वाला क्या होता है, वीक बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है। जैसे वॉन्डर वॉल इंटरेक्शंस भी हम ऐसे ही दिखाते हैं, किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर यहाँ H2 का एक मॉलिक्यूल है, दूसरा भी H2 का मॉलिक्यूल है, तो इसके बीच में हम लोग डॉटेड लाइन दिखाते हैं। ये नहीं कि ऐसे बॉन्ड बना दिया कोवेलेंट की तरह, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है। चलिए बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। जैसे अभी नाम से ही पता चल रहा है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन अ मॉलिक्यूल हो उसे ही हम क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच टेक्स प्लेस विद इन अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ए इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इसी को ही क्या बोलते हो आप, इसी को चीलेशन बोल देते हो। याद रखिएगा, इसी को चीलेशन बोल देते हो। इट अकर्स इन अ कंपाउंड कंटेनिंग टू सच ग्रुप। देखिए ये एग्जांपल अगर आप देखिए यहां पे जो हमने लिया था, इसमें क्या है, जो OH ग्रुप होता है, बताइए OH ग्रुप हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है कि नहीं। मैं कहूंगा यस, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है। बात होती है NO2 हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है कि नहीं, तो हम कहेंगे ये भी है, ये भी है। पहली कंडीशन कि यहां पे जब इंट्रामोलिकुलर की बात आएगी तो हमारे पास एक नहीं बल्कि दो दो ग्रुप ऐसे होने चाहिए जिनकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो। क्यों? क्योंकि एक ऐसा ग्रुप हो जिसके ऊपर हाइड्रोजन लगा हो, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आए और इस पे निगेटिव आए। दूसरा वो ग्रुप जो इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करे। अगर इसी का ही दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन आके इधर से करने लगे तो क्या होगा, वो एक तरह से फिर से इंटरमॉलिक्यूलर हो जाएगा। लेकिन एग्जांपल किसका पढ़ रहे हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब इसी मॉलिक्यूल का कोई दूसरा ग्रुप इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो वो दूसरा ग्रुप कौन होना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, दैट मीन डेल्टा पॉजिटिव हो जाता है, तो उससे बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करने के लिए एक ऐसा ग्रुप हो जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज हो। क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कौन करेगा, डेल्टा निगेटिव वाला। तो इसीलिए डेल्टा निगेटिव होता किसके ऊपर है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी ज्यादा होती है, उसी के ऊपर डेल निगेटिव होता है। दैट इज व्हाई दो ग्रुप होने चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिव। वही चीज यहां लिखा है, इट अकर्स इन ए कंपाउंड कंटेनिंग two groups such that one group contains a hydrogen atom linked to a electronegative atom। ऐसा एक हाइड्रोजन, जैसे वहां पे पढ़ रहे थे कि हाइड्रोजन कहां लिंक हो, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पहला, एंड अदर ग्रुप कंटेन ए हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम लिंक्ड टू ए लेसर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। मतलब एक तो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वो हो जिससे हाइड्रोजन लिंक हो, साथ ही साथ में एक दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम भी चाहिए, उसी के साथ तो हाइड्रोजन अटैच होगा, तभी उसी मॉलिक्यूल में होगी। लेकिन अगर आप सोचो खाली ऑक्सीजन ले लूं, हाइड्रोजन ले लूं, नाइट्रो ग्रुप ना लूं, तो क्या देखने को मिलेगा, फिनॉल के केस में आपको इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। अगर एग्जांपल होता सिर्फ और सिर्फ OH होता तो यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। कैसे, दूसरा मॉलिक्यूल ले लो फिनॉल का और इसका ऑक्सीजन और यहां पे हाइड्रोजन, यहां पर इस जगह पे ऑक्सीजन रख लो, ये हाइड्रोजन, ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। फिर क्या है, ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाते दिखेगा। तो क्या ये एक मॉलिक्यूल है? मैं कहूंगा नहीं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल हैं लेकिन एक नहीं है। दीज मॉलिक्यूल आर डिफरेंट। और जब भी डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट वी आर डीलिंग विद ए इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसमें कि एक ही मॉलिक्यूल में होना चाहिए। एक ही मॉलिक्यूल में तभी पॉसिबल हो सकता है जब दूसरा भी एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हो, वो हाइड्रोजन जो डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट हुआ उसके साथ बॉन्ड बना ले, जो कि हमने यहां पे दिखाया हुआ है। ऐसे होगा। ये क्या है, ये हमारा एग्जांपल है ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। बहुत ही वीआईपी एग्जांपल है, जहां भी देखोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखाने के लिए ये एग्जांपल या एक दूसरा एग्जांपल और है, वो भी नोट कर लीजिए। कौन सा होगा, वो भी फेनॉल का ही डेरिवेटिव है, वो भी फेनॉल का ही डेरिवेटिव है। ये रहा आपके सामने, जिसको आपने काफी ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे आप लोग। दैट इज सैलिसिलिक एसिड। क्या, सैलिसिलिक एसिड, CO और OH। ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। यहां पे इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और ये तो डेल्टा निगेटिव था ही। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड होता है। यहां पे भी आपको क्या देखने को मिला है, सैलिसिलिक
एसिड, ठीक है। ये सैलिसिलिक एसिड हो गया। यहां पे भी आपको एक ही मॉलिक्यूल में विद इन ए मॉलिक्यूल आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और एक ही मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिले, इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप क्या बोलते हो? इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप बोलते हो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन ग्रुप विद ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर ग्रुप। जैसे नाइट्रो ग्रुप है उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। एग्जांपल मैंने दे दिया है, पहला है ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल, दूसरा है सैलिसिलिक एसिड। ये आप हो गया। अगर मान लीजिए आईयूपीएसी नेम में जाएंगे तो आपको पता है बेंजीन जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं इन कंपैरिजन टू OH ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, इस वाली पोजीशन को आप नाम दे दोगे 1, ये 2, ना कि इसको 1 नहीं दोगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, आईयूपीएसी में आपको सिखाया जाता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा, याद रखिएगा। वैसे आपको सैलिसिलिक एसिड ही पता हो, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद क्या पढ़ना है, हमको कंडीशंस पढ़नी है। कंडीशंस में क्या पढ़ना है, कंडीशंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे याद रखिएगा कैसे आएगी। सबसे पहले है द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कुछ ऐसी कंडीशन, जैसे भी हम बात करते हैं, जब आपने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वहां पे बेसिक कंडीशन क्या थी कि हाइड्रोजन हमारा उस ग्रुप के साथ लिंक होना चाहिए जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। क्यों हो ऐसा, इसलिए जिस उस ग्रुप में डेल्टा नेगेटिव जनरेट हो और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, उसी तरह का कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा और दोनों में चार्ज सेपरेशन होगा, उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन देखने से ही हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती थी। रेजोनेंस पढ़ा था, रेजोनेंस में भी कुछ कंडीशंस थी उसी तरह के। अभी जस्ट 2 लेक्चर पहले एरोमेटिसिटी कंप्लीट की है, वहां पे देखा था हकल रूल जो होता है, हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी जो होता है, उसकी 4 बेसिक कंडीशन थी कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज और कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन सारे के सारे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन किसी में होती थी तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता था। एक एक पॉइंट है, याद कर लो, पहला प्लेनर, दूसरा साइक्लिक, तीसरा सारे के सारे कार्बन हमारे sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, या कार्बन नहीं भी है, कोई नाइट्रोजन आ गया बीच में, ऑक्सीजन आ गया, लेकिन होना वो sp2 हाइब्रिडाइज ही चाहिए। और चौथी लास्ट और इंपॉर्टेंट कंडीशन हो गई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। ये चारों कंडीशन अगर फॉलो हो गई तो कंपाउंड मस्ट बी एरोमेटिक। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बेसिक कंडीशन थी तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। क्या है, यहां पे द मॉलिक्यूल शुड कंटेन 2 ग्रुप सच दैट 1 ग्रुप कंटेन हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यही जस्ट पहले बताया है, कुछ नई कंडीशन नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामॉलिक्यूलर होनी है तो कैसी होनी चाहिए, देखिए एक ही मॉलिक्यूल में होनी है। अभी एग्जांपल लिया था, बेसिक है ये ना, ये इतना ज्यादा पढ़ा जा चुका है, एग्जांपल की कुछ बात ही नहीं। यहां पे O है, ये H है, अब ये OH है, ठीक है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव हो गया। दूसरा कोई ग्रुप ना होता तो क्या होता, इसी तरह का दूसरा एक आ जाता फेनॉल, और वो क्या करता, मान लीजिए यहां O और H इसके बीच में हो जाता, 2 फेनॉल के बीच में क्या हुई, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट वी कैन से दैट यहां पे फेनॉल तो है, फेनॉल के साथ एक दूसरा ग्रुप भी है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन गया, तो दैट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर नहीं, इंट्रा बोल रहा हूं, उस नाम सुन लीजिए इसका। अब इसकी कंडीशन क्या है, वही जो मैंने बोल दी है कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना चाहिए जिससे हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक होना चाहिए, साथ ही साथ में दूसरा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना चाहिए जिससे वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बॉन्ड बनाए। कहने का क्या मतलब है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हो गया जिससे हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक है, दूसरा एक ऐसा कोई ग्रुप NO2 हो गया, COOH हो गया, जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। ये कंडीशन है इसकी। और साथ ही साथ एक और कंडीशन है, ये प्लेनर भी होना चाहिए। प्लेनर क्यों होना चाहिए, याद करिए, रेजोनेंस वाली कंडीशन बताई थी, एरोमेटिसिटी में बताई थी कि सारे प्लेन में होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर प्लेन में नहीं होगा तो जो इंटरेक्शन होगा, ये मान लीजिए इनके बीच में कोई कभी भी बॉन्ड बनता है, क्या है, यहां इस जगह अगर आप बोलते हो एक ये ऑर्बिटल है, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होने जा रही है, ये px है मान लीजिए। अब अगर दूसरी कोई px आएगी तो इसके ऊपर ओवरलैप करके बढ़िया सा बॉन्ड बनता दिख रहा है, देखिए ओवरलैपिंग जोन बना, ये बॉन्ड बन गया। लेकिन क्या कभी भी इससे बॉन्ड बन सकता है यहां पे,
ये वाली ऑर्बिटल अगर है ये py, क्या इसके साथ बॉन्ड बनेगा? मैं कहूंगा कभी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव निगेटिव, चार्ज कहीं भी लगा ली, मतलब फेज कहीं भी लगा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ ओवरलैप करके तो बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव निगेटिव मिलके बॉन्ड को तोड़ देगा। ये अगर कह रहा 50% कि चलो मेहनत कर रहे हैं, सेम टाइप के हो गए, बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो ये कह रहा हमारा भी 50% वो है, मैं कह रहा हूं बॉन्ड तोड़ देना चाहिए। तो 50% बॉन्ड बन रहा है, 50% बॉन्ड टूट रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा? जैसे पहले था वैसे ही रह जाएगा। दैट मींस नॉन बॉन्डिंग होगा, बॉन्ड ही नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर प्लेन में नहीं आएंगे, बिल्कुल अगर जैसे ये वाला एग्जांपल है, प्लेन में नहीं आते तो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो उसी तरह यहां पे भी है, अगर प्लेन में नहीं होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुड लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ 5 और 6 मेंबर्ड रिंग इंक्लूडिंग द हाइड्रोजन एटम। कैसे कह रहे हैं ये चीज? ये चीज आप एक एग्जांपल लीजिए, उससे समझ लीजिए। क्या ये बेंजीन रिंग को कैलकुलेट करता है? तो आंसर होगा नहीं, बेंजीन रिंग को नहीं कंसीडर करता है। इसकी खुद ही 6 मेंबर की रेजोनेटिंग फॉर्म बन जाती है। ये लीजिए यहां पे ऑक्सीजन डबली बॉन्डेड, यही तो एग्जांपल हर बार ले रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही एग्जांपल लिया है। ये हमारा है डेल्टा निगेटिव, ये भी डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। अब हम बोलते हैं कि इसके बीच में क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। ये लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है तो काउंट करिए जो साइक्लिक रिंग बनी है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने मेंबर की है? ये है 1 2 3 4 5 और 6। यही चीज वहां पे बोली गई है कि जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो 5 मेंबर की या 6 मेंबर की रिंग बनती है और उससे स्टेबिलिटी आएगी। आप कहेंगे सर 3 मेंबर की, 4 मेंबर की क्यों नहीं बन रही है, 8 मेंबर की क्यों नहीं बन रही है? ड्यू टू स्ट्रेन। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा? वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी और हाइड्रोजन बॉन्ड से बनने से जो स्टेबिलिटी आ रही ना वो नहीं आएगी। कहने का क्या मतलब है? अगर ये 6 मेंबर की जगह मान लीजिए ऐसा कोई हम एग्जांपल लें जिसमें यहां पे मान लीजिए अगर यहां पे मान लीजिए OH है, ठीक है, और इसी पोजीशन पे, वैसे यहां तो बनेगा ही नहीं, मान लीजिए किसी जगह हम और बात कर लेते हैं, ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, यहां पे OH हो गया और ये OH हो गया, ठीक है। अब इस जगह देखिए क्या है, यहां पे आपको इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिलेगी। यहां पे O और ये H और यहां पे O, एक मिनट रुकिएगा, CH2 CH2 CH2, ये देखिए ये एग्जांपल क्या है? ये एपॉक्साइड है। आप क्या पढ़ते रहते हो कि एपॉक्साइड कैसी होती हैं? हाईली स्ट्रेन्ड होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो सिग्मा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड क्या है? यहां पे ऐसे ओवरलैपिंग होके बनी, इसकी इधर से ऐसे ही इसकी। अब हुआ क्या है, इसके अंदर बॉन्ड एंगल देखने में जो दिख रहा है, बॉन्ड एंगल कितना है? वो 60 डिग्री का है। ये जो बॉन्ड एंगल है ये 60 डिग्री का देखने को मिलता है, और जैसे ही 60 डिग्री का होगा तो क्या होगा? हाईली स्ट्रेन होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब सिग्मा, कार्बन के राउंड बॉन्ड कितने के होने चाहिए? कार्बन के राउंड जो बॉन्ड होता है स्टेबल वाला 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट टेट्राहेड्रल का होना चाहिए। यहां पे कार्बन सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं ना, मानिए देख लीजिए ये कार्बन था, ऐसे इधर एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पे ऑक्सीजन के साथ। देखिए इस साइड में सारे के सारे ही कार्बन हमारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, यहां पे ऑक्सीजन का सिस्टम है। ये लीजिए ये ऊपर ऑक्सीजन मान लीजिए, इससे कोई नहीं मतलब है, हमको यहां पे दिखाना। देखिए ये कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, और ये देखिए हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। 2 लोब की ओवरलैपिंग से कोई बॉन्ड बनता है, सिखाया था, ऑलवेज सिग्मा। और ये भी 2 लोब की ओवरलैपिंग से बन रहा है, ये भी सिग्मा, या कह लो हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती तो सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड, दैट मींस sp3, और sp3 का बॉन्ड एंगल कितना सिखाया है? हर बार सिखाया है 109 डिग्री पॉइंट 28 मिनट, लेकिन एक्चुअल में एपॉक्साइड कितना देखने को मिल रहा है? एक्चुअल में ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री और 109 होना चाहिए। तो सोचो कितना स्ट्रेन में बैठा हुआ है, इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये सब मैं बता क्यों रहा हूं? मैं सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देयर मस्ट बी अ रिंग फॉर्मेशन ऑफ ए 6 मेंबर और है 5 मेंबर। अगर 3 मेंबर की बन रही है या 4 मेंबर की बन रही है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही थी? 12.6 से लेके 40 और 41 के आसपास हो रही थी। मतलब कहीं ना कहीं 10 किलो जूल पर मोल से 40
40 किलो जूल पर मोल तक होती है, लेकिन इसकी वजह से जो स्ट्रेन आ रहा है ना, इस स्ट्रेन की वजह से 100-150 की लगभग एनर्जी को देना पड़ेगा कि यहां पे सिस्टम स्टेबल रहे। तो एनर्जी कितनी निकल रही, खाली 40। तो क्या होगा, ओवरऑल क्या हो रहा है, सिस्टम लॉस में जा रहा है। आप कुछ भी करते हो, अगर मान लीजिए आप कॉलेज जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, किस लिए जाते हो, पढ़ने जा रहे हो, लेकिन वहां पे जाने के बाद जो आपको भी आता है वो भी भूल रहे हो, तो क्या आप जाओगे, नहीं जाओगे ना। सिमिलरली हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्यों है, बनता क्यों है, ड्यू टू स्टेबिलिटी, मतलब वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, सिस्टम स्टेबल होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से 3 मेंबर 4 मेंबर की हाईली स्ट्रेन्ड रिंग्ड बने, तो वो कहेगा ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड मुझे बनाना ही नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से जितनी स्टेबिलिटी आनी चाहिए उससे 4 गुना ज्यादा मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा इस स्ट्रेन की वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से। इसीलिए ऑलवेज 5 मेंबर या 6 मेंबर की फॉर्मेशन होती है, 6 मेंबर की या 5 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन होती है जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसीलिए और ज्यादातर आपको 6 मेंबर की ही देखने को मिलती है जो स्टेबल होती है। ये कंडीशन हम लोगों ने लिख ली है। चलिए बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इतनी देर से हम लोगों ने काफी सारी बातें कर ली हैं अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, लेकिन हर बार मैं बताता हूं आपको कि कोई भी चीज पढ़ते हैं उसका रीजन क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये मस्ट होता है। क्योंकि आप इतना पढ़ लिए, अगर उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाए तो फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। या दूसरी टर्म्स में समझिए कि आज मैंने सारी चीजें पढ़ा दी, आपको समझ में आ गई, बट अगर आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। क्योंकि ये नहीं होता ना कि दिमाग में क्या है आपके, वो जो आप कॉपी पे लिखोगे उसका मार्क्स मिलेगा। सिमिलरली ये सारी चीजें समझ तो लिए हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या है, अगर ये नहीं समझे तो पूरा पढ़ना बेकार है और कुछ नहीं समझे आप। तो यहां पे हमको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी क्या है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। सबसे पहला हम लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर बात करते हो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो अभी से मैं बता देता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों होगा, पूरा एक मतलब स्टेप बाय स्टेप चल के पूरा एक्सप्लेनेशन इसका सीखेंगे, ये याद रखिएगा। बट बेसिकली क्या है, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से स्टेबिलिटी बढ़ती है, और किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो सिस्टम स्टेबल हो जाता है, और उसका फिर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा, और भी सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वर्ड पे जाइएगा एक बार, क्या लिखा है जरा, ये कौन सा लिखा है, इंटरमोलिकुलर। और इंटरमोलिकुलर वाली कौन सी होती है, जैसे वाटर के केस में हो रही थी, वाटर में क्या हो रहा था, इंटरमोलिकुलर वाली आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही थी। यहां पे ऑक्सीजन है, ये रहा एक मॉलिक्यूल, ये है दूसरा मॉलिक्यूल है इसके बीच में। तो अब बताइए इससे क्या होगा, सिंपल सा है, एक मॉलिक्यूल यहां पे है। पहली बात तो ये आप बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। रफली अगर आपको रटी रटाई डिफिनेशन याद है तो उसको छोड़िए, मैं बता देता हूं बॉइलिंग पॉइंट क्या है। जब भी आप किसी भी मतलब जो आपका कोई भी लिक्विड है, जैसे वाटर ही ले लीजिए, वाटर आप कहते हैं ना कि 100 डिग्री पे ये बॉइल होने लगता है। बॉइल होने लगता है, इसका मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए। जो आपका वाटर होता है आपके रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म पे होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म में उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, कुछ भी एक्स अमाउंट उसका वेपर प्रेशर होगा। फिर आप जैसे जैसे आप नीचे से गैस ऑन करिए, नीचे से टेम्परेचर बढ़ाइए वाटर का, क्या होगा आपको भी पता है, जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में जाने लगता है, जिसको आप इवेपोरेशन बोलते हो। तो इससे क्या होगा, यहां पे जो आपने लिक्विड लिया था और इसके ऊपर यहां पे जो प्रेशर बन रहा था, पहले मान लीजिए 10 पास्कल था, पास्कल में हम लोग नापते हैं या एमएमएचजी में नाप लेते हैं, बहुत सारी यूनिट है प्रेशर की। मान लीजिए प्रेशर में बार में नाप लिया, ठीक है, या एटीएम में नाप लिया है। यहां पे चलिए, यहां पे 1 एटीएम क्या, यहां पे 1 एटीएम के आसपास देख लेते हैं, 0.1 एटीएम के आसपास है इसका, ठीक है। ये न्यूट्रल स्टेट में बिल्कुल नॉर्मल में है। जैसे ही हमने हीट बढ़ाया, तो हीट बढ़ाने से क्या होता है, मॉलिक्यूल जो लिक्विड के हैं भागने लगेंगे इधर उधर, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये वाटर हमारा क्या होगा, इवेपोरेट होने लगेगा। इवेपोरेट होने का मतलब लिक्विड फॉर्म गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी, या ये कह लीजिए वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगी। तो जो पहले हमारा वेपर वाटर का था वो 0.1
एटीएम था, धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और वो फिर 1 एटीएम पे लगभग पहुंचेगा। ये 1 एटीएम क्यों कह रहे हैं? जो हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर में सॉरी वेपर प्रेशर है, उस वेपर प्रेशर के बराबर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर पहुंच जाता है तो उसी पॉइंट पे ही बॉइलिंग होती है। क्या कहने का मतलब है? फिर से समझिए, जो लिक्विड होता है, लिक्विड को नीचे से हीट करोगे तो इसके वेपर्स बनेंगे। पहले भी वेपर्स बनते थे, वो बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम है, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक का वेपर प्रेशर है, उसके कंपैरिजन में इस जो भी लिक्विड लिया, वाटर ही नहीं, अल्कोहल ले लो, कोई भी ले लो, दूध ले लो, तो उसका जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो एटमॉस्फेयर वाले के कंपैरिजन में पहले बहुत कम होता है। जैसे जैसे आप नीचे से हीट बढ़ाते हो, लिक्विड गर्म होता है, गर्म होने के बाद वेपराइज होके वहां पे इवेपोरेशन होता है और धीरे धीरे वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। फिर एक ऐसी कंडीशन आती है जब एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर और उस लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, उसी पॉइंट पे आपका बॉइलिंग देखने को मिलती है। ये होता है बॉइलिंग पॉइंट का एक्चुअल वो, ठीक है। आपने कुछ और पढ़ा हो, कैसे भी याद किया हो, बट कॉन्सेप्ट क्या है आज आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट वर्क करता है। तो अब देखिए, यहां पे था, मैंने यहां पे बताया था H2O ऐसे प्रेजेंट है, इसको हीट किया, बाहर चला गया। लेकिन इमेजिन करिए यही H2O, यहां पे मैंने पहले अकेले एक ये वाला H2O प्रेजेंट है। अभी आप बताइएगा इसका आंसर कैसे आएगा। देखिए, एक ये H2O प्रेजेंट है और यहां पे एक ये H2O प्रेजेंट है जिसमें मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। एक ये वाला H2O है। अगर आप इसको हीट करोगे, अगर आप इसको हीट कर रहे होगे तो क्या देखने को मिलेगा? अगर इसको हीट करोगे तो क्या देखने को मिलेगा? देखिए, यहां से जब हीट करोगे तो ये एक मॉलिक्यूल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। किसकी वजह से? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसको हीट किया तो इसका वेपर प्रेशर कैसे बना? एक मॉलिक्यूल से। ये अपनी लिक्विड फॉर्म से गैसियस में गया, एक मॉलिक्यूल। ये वाला भी कैसे गया? एक मॉलिक्यूल। मतलब जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, लिक्विड फॉर्म गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हुई, वो भी इंडिविजुअल मैनर में, डिस्क्रीट मैनर में। बट इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस ये सारे के सारे एक दूसरे में लिपटे हुए होते हैं या बॉन्डिंग के फॉर्म में होते हैं, वीक होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को थोड़ा बहुत तो पकड़े हुए हैं। और थोड़ा बहुत पकड़े हुए तो क्या होगा? ये ऊपर जब जा रहा होगा तो इसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये वाला रोकेगा, ये वाला रोकेगा। फिर मान लीजिए निकल गया तो फिर जब ये जा रहा होगा तो बगल वाला रोकेगा, बगल वाला जाएगा तो उसके बगल वाला रोकेगा। दैट मींस अल्टीमेटली क्या है? यहां पे हमारे मॉलिक्यूल डिस्क्रीट मैनर में या इंडिविजुअल मैनर में नहीं प्रेजेंट हैं, और इंडिविजुअल मैनर में प्रेजेंट नहीं होंगे तो ऊपर जा नहीं सकते इंडिविजुअल, इधर उधर से रोक रहे हैं। अगर आप ऐसे खड़े हुए हैं, सिंपल आपको दौड़ना है तो चले जाएंगे, लेकिन अगर आपका कोई हाथ पकड़ ले, भले ही ढीला ढीला पकड़े, लेकिन अगर आप हाथ पकड़ लिया जाए पीछे से, तब अगर आप चलेंगे, दौड़ेंगे, कुछ भी करेंगे तो वो डिफिकल्ट होगा। तो सिमिलरली यहां पे भी बॉइलिंग होगी और यहां पे भी होगी, लेकिन यहां बहुत इजीली होगी या लो टेम्परेचर में ही बॉइलिंग हो जाएगी। व्हाइल इन केस ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग केस, वहां पे एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, उसकी वजह से क्या होगा? यहां पे टेम्परेचर जो है ना और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले केसेस की सबकी ही आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉर्मल के कंपैरिजन में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। ये आपको समझ जाना चाहिए, और इसका पूरा एक्सपेरिमेंटल डेटा है। और ये भी सोच लीजिए, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक हाथ से कोई पकड़ ले तो अगर आपको कहीं जाना, इस जगह खड़े हुए हैं, इधर से किसी ने एक हाथ से पकड़ लिया तो आसानी से जा पाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत खींच लाएंगे उसको और चले जाएंगे। लेकिन आपके दोनों हाथ कोई पकड़ ले तब आपको जाना डिफिकल्ट हो जाएगा। मान लीजिए दो की जगह पैर भी कोई पकड़ ले दोनों, तो क्या होगा? आप हिल भी नहीं पाएंगे। सिमिलरली यहां पे भी होता है, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, एक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, वैसे वैसे हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। ये आपको समझना चाहिए। चलिए बात करते हैं यहां पे अपना कैसे होगा। यहां पे देखिए, कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना है। यहां पे क्या दिया है? अल्कोहल का, थायोल्स का और ईथर्स का। देखिए, अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल होते हैं ROH, इसको क्या बोलते हो? ROH, ठीक है। थायोल्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन की जगह सिर्फ और सिर्फ सल्फर आ जाए उसे थायोल्स कहते हो, RSH। और ईथर क्या होता है? ये होता है, यहां पे R होता है, यहां O होता है, लेकिन दूसरी साइड में इसकी क्या होगी? यहां पे
यहां पे तो R है, यहां पे वही O है, लेकिन दूसरा H हटके दूसरा भी हमारा R ही आ जाता है। ROH की जगह ROR हो जाता है, दैट इज ईथर। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट में आप समझिए कैसे खेल होगा। देखिए ये अल्कोहल का एक का क्या है 337 है, उसी के करस्पॉन्डिंग हम सल्फर वाले का ले रहे हैं तो वो 310 दिख रहा है। आप कहोगे सर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो यहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। ऐसे कह लीजिए छोटी सी चीज का, अभी मैंने बताया था ना क्या होता है बॉइलिंग वाला, जैसे यहां H2O था तो ये वाला यहां वेपर बनाया था, उसके बाद यहां पे मान लीजिए वेपर बन रहा था। अगर ये छोटा वाटर है तो आसानी से चला जाएगा। मान लीजिए कोई और ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा बड़ी है तो इसका वेपर बनाने में ज्यादा डिफिकल्टी होगी। दैट मींस आप ऐसे समझ सकते हैं रफली कि मोलर मास बढ़ने से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। मोलर मास बढ़ने से मतलब मास बढ़ने से आपका टेंपरेचर बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अगर आप यहां पे एग्जांपल देखोगे तो यहां पे क्या दिख रहा है, देखिए ये वाला क्या है अल्कोहल है और ये क्या है सल्फर है, तो CH3 भी यहां है, CH3 यहां भी है, H यहां भी है, H यहां पे है। लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है, ये एटॉमिक नंबर से ही देख लीजिए क्या होगा, ये 16 है, सॉरी इसका 8 है मॉलिक्यूलर मास वो तो होता है, और सल्फर का कितना होता है 16 हमारा तो हो गया इसका एटॉमिक नंबर, और लगभग 32 के अराउंड हमारा क्या होगा इसका मास हो जाएगा। तो इसका क्या है 16 है और इसका 32 है, लगभग लगभग जस्ट डबल है। दैट मींस और सारी चीजें तो सेम है, उनसे मतलब नहीं है। इसका मास 16 है, इसका 32 है, तो किसका ज्यादा होना चाहिए था इसका। लेकिन आंसर चेंज हो गया ड्यू टू द ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है, एबनॉर्मेलिटी क्रिएटेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सारा खेल बिगड़ गया है। व्हाट अल्कोहल में आपको अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है, अच्छी खासी यहां क्या देखने को मिलेगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आप अल्कोहल का यहां पे डायग्राम देखिए, ये लीजिए मैं बना देता हूं एक बार। ये अल्कोहल है, कई बार बना चुका हूं इसको, तो H, ये R, ये O और ये H और ये R, ठीक है। ऑक्सीजन डेल निगेटिव ही रहेगा और हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव ही रहेगा। और आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। अब कहेंगे सर सल्फर की भी तो अच्छी खासी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। अब याद करिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन मैंने कहा था F, O और N, यही 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे जो कि अच्छी वाली ढंग की देखने को मिलेगी, और करेंगे लेकिन उनसे आपको कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के बाद 2 डिग्री 2 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाए तो आप गेस कर पाएंगे अरे इतना तो गैस बंद करते करते ही 2 डिग्री का राइज हो जाएगा। 2 केल्विन का टेंपरेचर तो गैस बंद करते ही करते राइज हो जाएगा, वो नेग्लेजिबल इफेक्ट होता, उसको हम नहीं काउंट करते हैं। जहां पे 10, 20, 50 केल्विन का डिफरेंस है तब तो समझ में आता है। अगर मेरे एग्जांपल्स में देखोगे तो यहां 337 है, यहां 310 है, मतलब कितने का गैप आ रहा है 27 का गैप है। यहां 310 है, यहां पे 249 है, 250 मान लो, गैप कितने का आ रहा है लगभग लगभग 60 का आ रहा है। तो ये तो विजुअलाइज होगा। लेकिन अगर ये 237 था, ये 236 होता तो फिर कोई इंपैक्ट ही ना पड़ता हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, और फिर मैं कैलकुलेट भी ना करता कि यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये डिफरेंस जो आया है, ये वाला जो डिफरेंस आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखिए इसको और इनको कंपेयर करिए, इसकी वजह से आप कहेंगे सर चलिए ठीक है मान गया कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, थायोल्स में नहीं होती है, लेकिन इस ईथर में ईथर का इतना कम कैसे हो गया। ईथर का ऐसे कम हो गया, यहां पे जो मॉलिक्यूलर मास देखोगे ना, इसके कंपैरिजन में यहां पे मॉलिक्यूलर मास वाला खेल आएगा और कम होता जाएगा। और वही चीज है इसमें, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जीत जाएगा, उसके बाद ये वाला कैसे जीतेगा, यहां पे आपको मॉलिक्यूलर मास की वजह से जीतता हुआ दिखेगा। इसके कंपैरिजन में अगर यहां पे देखो ये वाला, इसमें आपको ज्यादा बेटर में समझ में आएगा। यहां पे C3H7 है और यहां पे C2H5, और ये लगभग लगभग ये वाला कंटेंट बराबर है। लेकिन सल्फर का कितना देखने को मिलता है, सल्फर को आपको पता है कि कितना होता है 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होगा 16 होगा। वही चीज है कि यहां पे लगभग 16 एटॉमिक मास यूनिट से AMU से उसका ज्यादा हो जाएगा वेट, और इसी की वजह
वजह से सल्फर वाले के थायोल्स का आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू ईथर। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल ऑफ दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग थायोल्स इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, विच लीड टू द एसोसिएशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आप ऐसे खड़े हैं, एक लोग इधर से पकड़ ले तो थोड़ा एसोसिएशन हुआ, दूसरा इधर से भी पकड़ ले, दोनों तरफ से हो गया, फिर जो बचे पैर है उनको भी कोई पकड़ ले तो चारों तरफ से लिंक हो गया, एसोसिएशन बढ़ गया। इसकी वजह से जब बॉयल होके वेपर ऊपर जा रहे होंगे तो सारे के सारे ऊपर जाएंगे एक साथ। तो अकेले जा रहा होता तो आसानी चला जाता, सबको लेके जाना है, वेट बढ़ गया तो क्या होगा, यहां पे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी ज्यादा होगा। इन कॉन्ट्रास्ट थायोल्स, जो थायो एल्कोहल्स हैं, एग्जिस्ट एज ए डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। डिस्क्रीट मॉलिक्यूल क्या होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल होता है, उसको बोलते हैं। दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू ए लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बिगर साइज। दोनों कंडीशन, क्योंकि दो ही कंडीशन थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन लिंक हो और साथ ही साथ में साइज भी छोटा हो। क्लोरीन का क्या है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो अच्छी है लेकिन साइज वजह से फेल है, लेकिन सल्फर का तो साइज भी बड़ा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, दोनों फैक्टर फेल हैं, इसलिए आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखती नहीं है। चलिए यहां पे देखते हैं फर्दर, ईथर्स आर आइसोमेरिक एंड एल्कोहल्स। अब आप बात करेंगे ईथर और आइसोमेरिक एल्कोहल के केस में किसका ज्यादा होगा। जब आप बात करते हो एल्कोहल की, अभी बार बार हम इसी की बात कर रहे हैं, ये है OH, मतलब एल्कोहल है, ये एल्कोहल ROH है, ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा निगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव निगेटिव में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। अब ईथर क्या होता है, ईथर होता है R, यहां पे लिखिए ROR, यहां पे ROR। अब आप बताइए इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा भी है, होगी भी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन क्या इसके बीच में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी? अरे हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीटली एब्सेंट होगी। वाइल इन केस ऑफ ईथर, वाइल इन केस ऑफ एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, वाइल इन केस ऑफ ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। इसीलिए सबसे ज्यादा एल्कोहल की, फिर थायोल्स की और उसके बाद ईथर का। लेकिन कभी भी ऐसा एग्जांपल मत ले लेना कि यहां पे आप एल्कोहल के केस में तो मीथेनॉल लो, लेकिन जब थायोल्स की बात आने जाए तो वहां पे आप C3H7SH ले लो, मतलब मास बढ़ा दो। उसके बाद जब ईथर लेने जाओ तो वहां पे C5H11O और C5H11, मतलब ये इसका कोई कंपैरिजन करने वाला हो ही नहीं सकता है। दो बीच के स्टूडेंट्स के बीच का कंपैरिजन कब करते हो, अगर दोनों क्लास 5th में हो, दोनों हाई स्कूल में हो, इंटर में हो, ग्रेजुएशन में सेम क्लास में होंगे तब तो है। लेकिन अगर एक केजी का बच्चा ले लीजिए और एक ग्रेजुएशन का बच्चा ले लीजिए, उसमें क्या डिफरेंशिएशन आप कर पाओगे? वही चीज है कि जब आपको अल्कोहल, थायोल, ईथर इनके बीच में कंपैरिजन करना है तो इनके एनालॉग्स लेने पड़ेंगे। दैट मींस यहां पे अगर CH3OH लिया है तो इधर CH3SH लोगे, इसी तरह इसमें CH3O CH3 लोगे। ऐसा नहीं कि ये CH3OH ले लो, ये वाला C3H7SH ले लो, ये वाला C5H11O C5H11 ले लो। इसमें कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल आप याद कर सकते हो कि जो क्या नाम है, पीजी के लड़के, मतलब पीजी का प्ले ग्रुप वाले की बात हो रही है, या फर्स्ट क्लास का कोई बच्चा हो, उसका हाई स्कूल वाले के बच्चे के साथ कंपैरिजन आप नहीं कर सकते ना। वही चीज यहां पे है। इस तरह के कंपैरिजन करके आप ये बता सकते हैं कि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसके बाद थायोल्स का मॉलिक्यूलर मास होने की वजह से करस्पॉन्डिंग ईथर से उनकी ज्यादा होती है। और अल्कोहल और ईथर में भी वही केस आ जाता है कि उसमें आपको ये रहा, ये चार्ट है देखिए, इसमें अगर कंपैरिजन करना हो तो अल्कोहल किससे जीतता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ये क्यों जीत रहा है, सेकंड नंबर पे क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। और इसमें क्यों ये ज्यादा है? क्योंकि यहां पे फिर से वही चीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, सेकंड वाले में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं। लेकिन इसका एक चीज अच्छी है, क्या है? मास ज्यादा है, इसका तो मास भी कम रहता है। इसीलिए सबसे ज्यादा तो हमारे अल्कोहलिक फॉर्म देखने को मिलते हैं, उसके बाद करस्पॉन्डिंग थायोल्स, उसके बाद सबसे कम जो होगा करस्पॉन्डिंग ईथर की आपको बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलेगी। सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आर मच हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग ईथर। इसका क्या कहने का मतलब है? ये तो अभी हम बात कर रहे थे, ये वाली बात कर रहे थे किसकी? ये हमारा मोनोहाइड्रिक, मतलब जिसमें एक अल्कोहल है,
ये वाला है, ठीक है। अब इसी के करस्पॉन्डिंग बात करोगे, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल हमारा, ये क्या है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल होता है। इसी तरह यहां पे CH2OR और CH2OR ले लोगे तो फिर से वही चीज आएगी। इसमें एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये वाला इससे हार रहा था। इसमें क्या है, ये भी ईथर है, ये अल्कोहल, अपनी ही तरह अपनी कैटेगरी, जैसे इसकी कैटेगरी है अल्कोहल, उसी तरह ये जैसे अपना ईथर है। लेकिन ये इससे क्यों जीत रहा था, ये वाली फॉर्म इस वाली फॉर्म से क्यों जीत रही थी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लीजिए, जो सेकंड एग्जांपल आप ले रहे हो, सेकंड एग्जांपल में क्या हो रहा है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो बढ़ गई। अब एक जगह से नहीं, दो दो जगह से होगी, और दो दो जगह से होगी। जो अभी डिफरेंस आ रहा था वो और इंक्रीज हो जाएगा। अभी मान लीजिए 10 केल्विन का डिफरेंस ला रहा था मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो अब दो दो जगह से हो रही है, तो 10 की जगह 20 केल्विन का डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसीलिए जैसे जैसे मोनोहाइड्रिक से डाईहाइड्रिक के केस में बढ़ोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डिफरेंस जो टेम्परेचर का है बॉइलिंग पॉइंट का, वो और ज्यादा दिखता जाएगा। ये चीज आप समझ लीजिए। द सक्सेसिव रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ ए OH ग्रुप ऑफ ए पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बाय अल्काइल ग्रुप रिड्यूसेस द टेंडेंसी ऑफ रिजल्टिंग ईथर टू फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड। कहने का मतलब है, जैसे यहां पे मोनोहाइड्रिक है, सेकंड वाला एग्जांपल हमारा डाईहाइड्रिक है, तीसरा अगर आप ले लोगे ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या होता है, CH2OH और CHOH और CH2OH, ये क्या है, ये ग्लिसरॉल है। इसमें कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बच्चा, इसमें हमारी 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन यहां पे अगर आप देखो, यहां पे अगर आप देखोगे ये OR हो जाएगा, यहां पे भी OR और यहां पे भी CH2OR है, ये इसका कम होगा। लेकिन पीछे स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि अगर यहां पे अगर आप पहले एक H हटाइए, मतलब यहां पे पहले एक H, यहां पे क्या है, तीनों H हैं, यहां पे 2 अल्कोहलिक ग्रुप हैं और एक ईथर है। अगर मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 केल्विन है, तो यहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो गया। कम हो गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, कम होगा तो कितना कम हो गया, मान लीजिए 90 केल्विन हो गया, 10 केल्विन का लॉस आया। सिमिलरली अगर सेकंड एग्जांपल लोगे, यहां पे एक ईथर और लगा दो, एक अल्कोहलिक ग्रुप खत्म करके ईथर लगा दोगे तो क्या होगा, फिर से टेंपरेचर आपका लूज होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और कम कितना होगा, 10 केल्विन का और लॉस होगा। और फिर और एक ऐसी कंडीशन कि ये भी अल्कोहलिक ग्रुप खत्म कर दो, और जैसे ही खत्म करोगे तो 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इसका मतलब टेंपरेचर जो है वो और कम आसानी से बॉइलिंग हो जाएगी। तो 80 केल्विन से इस बार 70 केल्विन होगी। CH2OR, CHOR और CH2OR इसका सबसे कम होगा। यही चीज पीछे लिखी है कि जैसे जैसे आप अल्कोहलिक फॉर्म से OH ग्रुप से आप OR ग्रुप बनाते जाओगे, जैसे जैसे OH ग्रुप से OR ग्रुप बनाते जाओगे, वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये बताई गई है चीज, ये रहा, यहां पे देख लीजिए, ठीक है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है कंप्लीटली। चलिए बात करते हैं इसकी बॉइलिंग पॉइंट की। ये रहा, ये क्या है हमारा, ये एग्जांपल है, ये हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है। अब ये क्या है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का डेरिवेटिव है, और ये क्या है, उसी इथाइलिन ग्लाइकॉल का सेकंड डेरिवेटिव है, मतलब चेंज होता गया। अब देखिए यहां पे कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहे हैं, यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते होते हमको क्लियर कट दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिड्यूस होके 1 हो गई, और यहां क्या है, 0 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यही तो मैं कह रहा था, जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि एक लोग इधर से पकड़ रहे हैं, एक लोग इधर से पकड़ रहे हैं, ज्यादा कठिनाई से अब हमको बाहर जाना पड़ेगा, टेंपरेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए इसका सबसे ज्यादा 470, इसका 398 और इसका 357 है। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कम हो रहा है वैसे वैसे टेंपरेचर आपको कम होता दिखेगा। इट मे बी नोटेड दैट पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हैव मच मोर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर करस्पॉन्डिंग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। जब आप बात करते हो किसी भी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल की तो उसमें आपको बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पे कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ओनली 1। यहां पे कितनी होगी, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, यहां पे आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेंगी 2। ये रहा, ठीक है, ये इसकी वजह से। और यहां पे कितनी देखने को मिलेंगी, यहां पे आपको 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेंगी। 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का मतलब ये क्या है, ये हमारा है इथेनॉल, ये है इथेनॉल, यह है
इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, और ये है ग्लिसरॉल। देखिए जैसे जैसे यहां पे 351, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ा तो 470, और यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए तो 563, मतलब 100 का गैप डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कंपैरिजन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए वाटर एंड इथाइल अल्कोहल। तो यहां कहोगे सर आप तो हर बार बोलते हो वाटर हो चाहे अल्कोहल हो, ये क्या है, ये वाटर वाली फॉर्म है, ये क्या है, ये वाटर की फॉर्म है जहां पे आपको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, देखिएगा यहां पे क्या है, ये क्या है, OH है और ये R है। R मतलब यहां पे अल्कोहल है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और दोनों में ही सेम टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दैट मींस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, और ये अल्कोहल है ये वाटर है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहां पे जो ये वाला हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, इसलिए यहां पे 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, अगर यहां पे कोई वाटर होगा, यहां पे कोई वाटर होगा तो ये रहा, इसमें भी आपको बॉन्ड देखने को मिलेगा, ऐसे देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर कोई यहां पे बॉन्ड होगा तो आपको इस टाइप में यहां पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वाटर के केस में आपको एक्सटिंसिवली, अब इसमें है कोई OH चाहे जहां से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, ये एक मतलब एक अल्कोहल मॉलिक्यूल में मैक्सिमम एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड दिखेगा। लेकिन वाटर में आपको एक की जगह है 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होते हुए दिखेंगे। एक की जगह 2-2, यहां पे मैक्सिमम एक ही, अरे हाइड्रोजन ही एक है तो एक ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसी तरह इसमें एक नहीं 2 हाइड्रोजन है तो इसलिए 2 बनेंगे। इसीलिए हायर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ वाटर देन इथाइल अल्कोहल। इसीलिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, 373 होता है, जबकि अल्कोहल का 351 होता है। वाटर 100 डिग्री पे हो रहा है और ये उससे कम पे हो रहा है। क्यों हो रहा है, सिंपल सा आपका मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं। जबकि एग्जांपल एक और चीज समझ लीजिए कि वाटर का मैं बता रहा था कि मास जिसका ज्यादा होता है उसका ज्यादा वजन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन इसका मास ज्यादा होता है किसी भी अल्कोहल का इन कंपैरिजन टू वाटर। वाटर का तो फिक्स है, वाटर का तो 18 AMU होता है, 18 एटॉमिक मास यूनिट। जो वेट गिनते हो किसी भी मॉलिक्यूल का वो एटॉमिक मास यूनिट में गिनते हो, फिजिकल के एटॉमिक वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। तो इसका तो 18 फिक्स है। अल्कोहल में R ग्रुप चेंज करोगे तो थोड़ा वेट चेंज होगा। लेकिन अगर आप इथेनॉल की बात करोगे तो इथेनॉल के केस में क्या दिया गया है, इथेनॉल के केस में 46 होता है। अगर मास गिन के देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। C2H5 OH के केस में अगर आप मास गिनोगे, कार्बन का होता है 12 12 12 दूनी 24 24, और उसके बाद वहां पे C2H5 OH इसका हो गया 24 और इसका हो गया 5, और ऑक्सीजन का होता है 16 + 1, 16 1 17 हो गया, 17 5 22 हो गया, 22 4 26, 26 20 46 हो गया। वही चीज यहां पे लिखी हुई थी। दैट मींस अल्कोहल का इथेनॉल के केस में 46 है, वाटर का 18 है। उसके बावजूद जीतना किसको चाहिए, इथेनॉल को जीतना चाहिए। लेकिन जीता वाटर, क्यों, क्योंकि यहां पे एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहां पे 2-2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पीछे जस्ट समझा के आया हूं मोनोहाइड्रिक वाले में, यहां एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तो कम बॉइलिंग पॉइंट है, 2 हो गई तो और बढ़ गया, 3 हो गया तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब आप बात करोगे एमाइंस की, यहां पे एमाइंस का मैंने लिखा है। एमाइंस क्या होते हैं, जब हम अमोनिया ग्रुप में, अमोनिया क्या होता है NH3, NH3 का एक R हटाओ, यहां पे क्या है NH3 है, NH3 का एक R हटाओ और इसको कन्वर्ट कर दो अमीन में, तो इसे आप कहते हो प्राइमरी अमीन। 2 R हटा दो, एक हाइड्रोजन रखो, इसे कहते हो सेकेंडरी अमीन। तीनों हाइड्रोजन अमोनिया के हटा दो और तीनों R ग्रुप लगा दो, इसे आप कहते हो टर्सरी अमीन। तो जस्ट अभी पीछे इथेनॉल और वाटर का कंपैरिजन करके आया हूं, तो यहां समझाने की ही जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि देखिए क्या है, अमोनिया में तो की बात ही नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं अमीन। ये तो क्या है, ये तो इन सबका पेरेंट्स है, ये तो पिताजी है, माताजी इनके। तो इसमें क्या है, 2-2 हाइड्रोजन है। दैट मींस यहां पे 2-2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यहां पे क्या होगा, यहां पे 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वाइल इन केस ऑफ टर्सरी 0 हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। OH मत समझ लीजिएगा इसे, ये 0 और हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने लिखा है। यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां 1 यहां 0। जस्ट पीछे इतनी देर से पढ़ रहे हैं। वाटर का क्यों ज्यादा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इथाइल अल्कोहल में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इथाइल अल्कोहल।
अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ग्लिसरॉल का जो है, ग्लिसरॉल का जो है 571 पहुंच गया। क्यों? क्योंकि 3 OH उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। दूसरा क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल है जिसका 400 के आसपास है, 470 है। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहां इसका कम क्यों है? क्योंकि सिर्फ और एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। सिमिलरली जो हमारा प्राइमरी अमीन होगा उसका सबसे ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी, और टर्सरी वाले का तो सबसे ही कम होगा क्योंकि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। ये चीज मैंने यहां पे बताया है कि प्राइमरी सेकेंडरी जो है वाटर और अल्कोहल की ही तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, वाइल बट नॉट टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन नहीं करते। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप तो है लेकिन यहां पे हाइड्रोजन ही नहीं है। जैसे ईथर में होता है ROR, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप O तो है लेकिन H डायरेक्टली लिंक नहीं है, तो कोई खेल नहीं होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई केस नहीं होगा। यहां पे मैंने लिखा हुआ है जो बॉइलिंग पॉइंट है, देखिए इथाइलमीन। इथाइलमीन क्या होता है? C2H5NH2। ये कौन सा है? ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन मतलब क्या है? 2 हाइड्रोजन है इसके पास और 2 हाइड्रोजन है, दैट मींस यहां पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। इसकी वजह से इसका मोलिकुलर मास तो 45 है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 292 केल्विन है। वाइल इथाइल अल्कोहल के केस में क्या देखने को मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, उसका मोलिकुलर मास भी 46 है। एंड फॉर्मिक एसिड का कितना है? मोलिकुलर मास तो 46 है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट 371 है। ये चीज मैं समझा देता हूं, यहां पे क्या लिखी गई है। यहां पे आप कहोगे ये इथाइल अल्कोहल होता है ये, और फॉर्मिक एसिड होता है HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये रहा। अब देखिए क्या होता है, फॉर्मिक एसिड इसमें आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे, इस वाले मॉलिक्यूल में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा और इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। कैसे होगा? यहां पे जब अमोनिया किसी के साथ होगा, मतलब यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड छोड़िए, बस ऐसे सोचिए कि नाइट्रोजन वाले का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों में किसका ज्यादा होगा? ऑक्सीजन ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसलिए अल्कोहल जीत जाएगा इसके कंपैरिजन में। जबकि मोलर मास जो है वो लगभग बराबर है, 45-46 में कोई डिफरेंस नहीं है। तो होना किसका चाहिए? जिसका भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा होगा वो जीतेगा। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। उसका भी रीजन क्यों है? क्योंकि डेल्टा निगेटिव ज्यादा बनाता है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। और आखिरी में कार्बोक्सिलिक एसिड जीत क्यों जाता है सबसे ज्यादा? क्योंकि वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला कुछ ये होता है और ऐसे एग्जिस्ट करता है। देखिए फॉर्मिक एसिड एक नहीं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए जीतता है। यहां पे एक नहीं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं और डाइमर की फॉर्मेशन 1 और ये रहा 2। अगर एक करस्पॉन्डिंग एल्कोहल ले लोगे तो ये कितना करेगा? खाली 1 करेगा। यहां पे OH, यहां पे ROH, यहां पे ORH। ठीक है, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है? इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना ले, बस ऐसे ही बनेगा। उसके बाद क्या है? अगर अमीन की बात करोगे तो RNH2 ले लो और दूसरा यहां पे NH2 और R ले लो। इसमें भी कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो इसमें 1 है और इसमें 1 है, लेकिन ये क्यों जीत रहा है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है और ये तो देख के बिना देखे बता दोगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए जीत रहा है। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इंपैक्ट पड़ता है फिजिकल प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।